आयकर तो हमको बता ही चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कर निर्धारण वर्ष, गत वर्ष, सकल कुल आय, कुल आय, आकस्मिक आय, व्यक्ति। तो ये आपकी कुछ इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जिनको कि आपको पढ़ना है। तो आयकर की शुरुआत में सबसे पहले पता होना चाहिए कि कर निर्धारण वर्ष क्या है। सबसे पहली परिभाषा आपकी क्या है? कर निर्धारण वर्ष। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं असेसमेंट ईयर। ये आपका हो गया असेसमेंट ईयर। अब ये असेसमेंट ईयर क्या है? देखिए, कर निर्धारण वर्ष से आशय 12 महीने की उस अवधि से है जो प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। जिस वर्ष आय कमाई जाती है उसको गत वर्ष कहते हैं और उसके ठीक आगे आने वाले साल में जिस वर्ष उस आय पर कर की गणना की जाती है उसको असेसमेंट ईयर या कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि हमारे 2 वर्ष होते हैं। कितने वर्ष होते हैं? 2 वर्ष। एक का तो नाम है कर निर्धारण वर्ष और एक का नाम है गत वर्ष। कर निर्धारण वर्ष मतलब असेसमेंट ईयर और गत वर्ष का मतलब है प्रीवियस ईयर। अब यहाँ आप ये समझ लीजिए कि जिस साल हम आय को कमाते हैं उस साल हमको उस आय के जो विभिन्न स्रोत हैं, जो कुल आय है, उसकी गणना नहीं करनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वर्ष हम आय कमाते हैं उस वर्ष हमको आय की गणना नहीं करनी है, उस वर्ष हमको आय का भुगतान नहीं करना है, बल्कि उसके आगे आने वाले साल में आपकी आय की गणना की जाएगी कि आपने कितनी आय कमाई, और आगे आने वाले साल में उस पर कर की गणना की जाएगी कि आपको कितना कर चुकाना है। तो जब हम आय को कमाते हैं उसको प्रीवियस ईयर कहते हैं, गत वर्ष कहते हैं, और जिस वर्ष हमारे आय की टोटल इनकम की गणना की जाती है, कर निर्धारण योग्य आय की गणना की जाती है, कर का भुगतान किया जाता है, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स किया जाता है, कर की गणना की जाती है, उसको कहते हैं असेसमेंट ईयर। मतलब जिस साल हम आय कमाते हैं उस साल हमको कर की गणना नहीं करनी है, बल्कि आगे आने वाले साल में हमको कर की गणना करनी है, और आगे आने वाला साल जो होता है उसको हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक सर्विस की। कोई व्यक्ति है 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च तक सर्विस की और उसको वेतन मिला 5 लाख। 5 लाख। तो ये जो 5 लाख उसको वेतन मिला है तो उसको 15 और 16 जो गत वर्ष होगा तो उसका गत वर्ष क्या हो जाएगा? तो इसका गत वर्ष हो जाएगा जिस वर्ष हम काम करते हैं या जिस वर्ष आय कमाते हैं उसको गत वर्ष कहते हैं। जैसे इसने 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च तक कहीं पर सर्विस किया है तो इसका गत वर्ष हो जाएगा 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016। तो ये तो आपका जब आय कमा रहे हैं तो वो आपका हो गया गत वर्ष। अब इसका कर निर्धारण वर्ष क्या हो जाएगा? हमने आपको बताया है कि जिस वर्ष आय कमाई जाती है उस वर्ष उस पर कर की गणना नहीं करते हैं, बल्कि उसके आगे आने वाले साल में कर की गणना करते हैं और उसको हम असेसमेंट ईयर या कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। तो इसका असेसमेंट ईयर हो जाएगा 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। तो ये आपका जो असेसमेंट ईयर बनेगा वो 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 बन जाएगा। तो आप कर निर्धारण वर्ष का अर्थ समझ गए होंगे कि कर निर्धारण वर्ष से आशय ये है कि जिस वर्ष किसी व्यक्ति की आय पर कर का निर्धारण किया जाता है उसको हम कर निर्धारण वर्ष कहते हैं।
जिस वर्ष आय कमाई जाती है उसको गत वर्ष कहते हैं, और उसके ठीक आगे आने वाले साल में उस कमाई गई आय पर कर की गणना की जाती है उसको हम कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। जैसे इसका नाम ही है कर निर्धारण, मतलब हम उसकी आय पर कर का निर्धारण करेंगे। जिस साल आप आय कमाएंगे उस साल आपसे आय पर कर की गणना नहीं की जाएगी, कर नहीं लिया जाएगा, बल्कि उसके ठीक आगे आने वाले साल पर कर की गणना की जाएगी, और कर की गणना करने के बाद उस पर आपसे टैक्स ले लिया जाता है। तो जिस वर्ष हम आय कमाते हैं उसको गत वर्ष कहते हैं, और उस पर अगले साल जब आप टैक्स देते हैं, टैक्स का गणना करेंगे, टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे, टैक्सेबल टोटल इनकम की गणना करेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा कर निर्धारण वर्ष। क्लियर? तो आप कर निर्धारण वर्ष का अर्थ समझ गए होंगे। कर निर्धारण वर्ष से आशय 12 महीने की उस अवधि से है जो प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। जिस वर्ष किसी करदाता की आय पर कर की गणना की जाती है उसको हम कर निर्धारण वर्ष या असेसमेंट ईयर कहते हैं। क्लियर है? कर निर्धारण वर्ष से आशय 12 महीने की उस अवधि से है जो प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है, और जिस वर्ष किसी करदाता की आय पर कर की गणना की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? कर निर्धारण वर्ष या असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो ये तो आपका हो गया कर निर्धारण वर्ष। अब दूसरा आता है गत वर्ष। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रीवियस ईयर। ये आपका हो गया प्रीवियस ईयर। जो कर निर्धारण वर्ष है वो आपकी है धारा 2 की उपधारा 9, और जो प्रीवियस वर्ष है वो उसकी है धारा 3। आपके इनकम टैक्स अधिनियम 1961 में जो कर निर्धारण वर्ष है उसकी परिभाषा धारा 2 की उपधारा 9 में दी हुई है, और गत वर्ष की परिभाषा जो है धारा 3 में दी हुई है। ये आपका दिया हुआ है। तो गत वर्ष हमने आपको भी बताया है कि गत वर्ष क्या है? जिस साल हम आय कमाते हैं उसको गत वर्ष कहते हैं। कब? जिस साल हम आय कमाते हैं उसको गत वर्ष कहते हैं, और ठीक उसके आगे आने वाला जो साल होता है उसको असेसमेंट ईयर या कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। तो गत वर्ष की भी परिभाषा यही है कि गत वर्ष से आशय 12 महीने की उस अवधि से है जो प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। जिस साल कोई करदाता अपनी आय कमाता है उसको गत वर्ष कहते हैं। यहाँ पर हम पुनः एक बार स्पष्ट कर दें कि जिस साल आप आय कमाते हैं उस साल आपको उस आय पर टैक्स नहीं देना है, बल्कि उसके आगे आने वाले साल पर टैक्स देना है या टैक्स की गणना करनी है। तो जिस साल आप आय कमाएंगे उसको हम गत वर्ष या प्रीवियस ईयर कहेंगे, और ठीक आगे आने वाले साल पर हम क्या कहेंगे? उसको कर निर्धारण वर्ष कहेंगे। तो प्रीवियस ईयर, अब आप पूछेंगे कि क्या प्रीवियस ईयर केवल 1 अप्रैल को ही शुरू होता है? तो ये गत वर्ष भी हमेशा 1 अप्रैल को शुरू होता है, परंतु जो नए व्यापार हैं, जो नए आय के स्रोत हैं, तो जिस तारीख से वो शुरू होते हैं उस तारीख से उनका गत वर्ष माना जाता है। माने गत वर्ष नए व्यापार की कंडीशन में 12 महीने से कम भी हो सकता है। जैसे कोई व्यापार मान लीजिए कि 1 सितंबर 2015 को शुरू हुआ, तो इसका गत वर्ष क्या हो जाएगा? कोई व्यापार 1 सितंबर 2015 को शुरू हुआ तो उसका गत वर्ष क्या होगा? जिस तारीख से आपका व्यापार शुरू होता है उस तारीख से उसका गत वर्ष भी शुरू हो जाता है। तो इसका प्रीवियस ईयर हो जाएगा 1 सितंबर 2015 से 31 मार्च 2016। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा प्रीवियस ईयर। और ठीक उसके आगे आने वाला जो साल है वो आपका हो जाएगा कर निर्धारण वर्ष। और कर निर्धारण वर्ष आपका कम नहीं होता है, ये 1 अप्रैल को ही शुरू होगा और 31 मार्च को समाप्त होगा। माने ये केवल 12 महीने की अवधि का ही होता है, परंतु जो गत वर्ष होता है वो 12 महीने से कम अवधि का भी हो सकता है। किस दशा में? जब कोई नया व्यापार शुरू होता है। जैसे 1 सितंबर से शुरू हुआ तो कितने महीने का हुआ? ये हुआ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने का हुआ। ये गत वर्ष आप कितने दिन का हुआ? 7 महीने का हुआ। अगर यही पुराना व्यापार होता तो आपका गत वर्ष कब से हो जाता? 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक। परंतु हमारा नया व्यापार है, 1 सितंबर से वो अपना आय कमाना शुरू कर देगा, तो हमारा इसका जो प्रीवियस ईयर बनेगा वो 1 सितंबर से बन जाएगा। अब इसी का जब हम असेसमेंट ईयर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2016 से
31 मार्च 2017 ये आपका हो जाएगा असेसमेंट ईयर। तो ये बात भी क्लियर हो गई आपका कि जो असेसमेंट ईयर होता है वो आपका 1 अप्रैल को शुरू होता है, 31 मार्च को समाप्त होता है। गत वर्ष भी आपका 1 अप्रैल को शुरू होता है, 31 मार्च को समाप्त होता है। परंतु अगर कोई नया व्यापार किसी नई तिथि से शुरू हुआ है तो जिस तिथि से आपका व्यापार शुरू होगा उस तारीख से गत वर्ष शुरू हो जाएगा और 31 मार्च को वो समाप्त हो जाएगा। ये नहीं है कि अगर 1 सितंबर से व्यापार शुरू हुआ है तो आपका ये 31 अगस्त तक चले, नहीं, वो समाप्त होगा 31 मार्च को ही समाप्त होगा आपका गत वर्ष, भले ही चाहे वो 9 महीने का बने, चाहे 8 महीने का बने, चाहे 7 महीने का बने। कभी कभी कोई गत वर्ष 3 महीने का भी बन सकता है। जैसे कोई व्यापार 1 जनवरी 2015 को शुरू हुआ तो गत वर्ष क्या बनेगा, 1 जनवरी 2015 से 31 मार्च 2015, 3 महीने का गत वर्ष हो जाएगा। तो गत वर्ष आपका 12 जो नए व्यापार हैं उनकी दशा में 12 महीने से कम अवधि का भी हो सकता है, परंतु जो असेसमेंट ईयर होता है वो 1 साल का होता है, 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। ये बात क्लियर हो गई आपको? चलिए अब देखिए, हमने आपको एक चीज ये बताई कि जिस वर्ष हम आय कमाते हैं उस वर्ष हमको उस आय पर कर की गणना नहीं की जाती है, बल्कि अगले साल उस पर कर की गणना की जाती है। जिस साल हम आय कमाते हैं उसको गत वर्ष कहते हैं और अगले आने वाले साल को हम असेसमेंट ईयर या कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। तो अब उसके भी कुछ अपवाद हैं, गत वर्ष के भी अपवाद हैं। मतलब 5 ऐसी कंडीशनें हैं जो उसी वर्ष हमको टैक्स देना पड़ेगा जिस वर्ष ये आय कमाई जाती हैं। हर कंडीशन में आपकी गत वर्ष में आपको टैक्स नहीं देना है, अगले साल टैक्स देना है, परंतु ये जो हम आपको कंडीशन बता रहे हैं ये गत वर्ष के अपवाद हैं कि इन पर आपको उसी साल टैक्स देना पड़ेगा जिस वर्ष आप ये इस प्रकार की आय कमाते हैं। तो इसको आप हेडिंग डाल करके लिख सकते हैं, गत वर्ष के अपवाद। ऐसी कौन सी कंडीशन है कि हमको जिस साल हम आय कमाते हैं उसी वर्ष हमको टैक्स देना पड़ेगा, माने हमारा गत वर्ष और कर निर्धारण वर्ष दोनों सेम हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे, एक ही वर्ष हो जाएगा। मतलब जो हमारा गत वर्ष होगा, जिस साल हम आय कमाएंगे वही हमारा कर निर्धारण वर्ष हो जाएगा। कौन सी कंडीशन? नंबर 1, इसमें नंबर 1 है अनिवासी समुद्री जहाजी कंपनियों की आय। ये आपका जो पहला बिंदु है, जो पहला पॉइंट है कि अनिवासी समुद्री जहाजी कंपनियों की आय। इनकी अगर कोई अनिवासी समुद्री जहाजी कंपनियां हैं तो उनसे उसी साल टैक्स ले लिया जाता है जिस साल ये आय कमाती हैं। अब ये अनिवासी समुद्री जहाजी कंपनियां क्या हैं, तो ये देखिए, पहले आप देखिए कि अनिवासी क्या है। दोस्तों, जब हम आगे पढ़ेंगे और आगे जाएंगे, हमारा शायद दूसरा या तीसरा हमारा जो वीडियो बनेगा वहाँ पर हम बताएंगे कि एक करदाता को निवास स्थान के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक करदाता को निवास स्थान के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? एक तो निवासी, एक असाधारण निवासी और एक अनिवासी। मतलब रेजिडेंटल स्टेटस जो एक करदाता का है उसको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 रेजिडेंट, नंबर 2 नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और तीसरा नॉन रेजिडेंट। माने कुछ करदाता भारत में कब निवासी होते हैं, कब असाधारण निवासी होते हैं, कब अनिवासी होते हैं। एक संयुक्त हिंदू परिवार भारत में कब निवासी होता है, कब असाधारण निवासी होता है, कब अनिवासी होता है। एक कंपनी भारत में कब निवासी होती हैं, कब असाधारण निवासी होती हैं, कब अनिवासी होती हैं। एक फर्म भारत में कब निवासी होता है, कब असाधारण निवासी होता है, कब अनिवासी होता है। ये हम विस्तार से पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है और हमको बहुत विस्तार से पढ़ना है क्योंकि वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसका प्रयोग हमारे आगे जो हम कर की गणना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, उसमें हमें बहुत ही यूजफुल रहेगा और उसके बिना हम आगे इनकम टैक्स के सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो ये हमको विस्तार से पढ़ना है। तो यहाँ पर हम आपको भी साथ में यही बता दें कि अनिवासी व्यक्ति, हम इसका गणना की जाती है उसके भारत में रहने के आधार पर कि भारत में कितने दिन रहता है, उसके आधार पर हम निर्धारण कर लेते हैं कि ये करदाता हमारा भारत में निवासी है, असाधारण निवासी है, अनिवासी है। इसी प्रकार हम अब यहाँ पर यह समझ लेना है कि अनिवासी समुद्री जहाजी कंपनियों का मतलब ये होता है कि ऐसी समुद्री जहाजी कंपनियां जो भारत में कम रहती हैं।
आप जानते हैं जो बड़े बड़े समुद्री जहाज़ होते हैं जो एक देश से दूसरे देश माल ले जाते हैं, बड़े हैवी जहाज़ हैं, उनमें दुनिया भर का माल भरा है, वो एक देश में आए, यहाँ माल उतारे, फिर वो निकल गए आपको बहुत दूर किसी दूर उस कोने छोर पर जो दूसरा देश है वहाँ जाना है, उनको रास्ते में ही लग रहा है 6 महीने 8 महीने जाने में लग गया, 6 8 महीने लौटने में लग गया। तो ऐसी जहाजी कंपनियां जो भारत में कम रह रही हैं, भारत में ज़्यादा निवासी स्थान उनका नहीं है, वो एक देश से दूसरे देश की यात्रा पर निकल गईं, 2-3 साल उनकी लौटने की संभावना नहीं है, पिछले साल भी हमारे भारत में वो निवासी नहीं रही हैं, तो उनसे अगर ऐसी कोई समुद्री जहाजी कंपनी है और उनकी कोई आय हो रही है तो ऐसी आय पर उसको भारत में उसी साल टैक्स ले लिया जाता है जिस साल वो ऐसी आय कमाती हैं। आप जानते हैं कि जिस साल हम आय कमाते हैं उस साल हमको टैक्स नहीं देना, बल्कि आगे आने वाले साल में टैक्स की गणना की जाएगी, टैक्स देना है। परंतु अगर ऐसी अनिवासी समुद्री जहाजी कंपनियां हैं, अगर वो समुद्री जहाजी कंपनी भारत में अनिवासी है तो उससे उसी साल टैक्स ले लिया जाता है जिस साल ये आय अपनी कमाती हैं। तो कहा जाता है कि अनिवासी समुद्री जहाजी कंपनियों की आय ये गत वर्ष का अपवाद है कि ये वही साल गत वर्ष हो जाएगा और उसी साल उससे टैक्स ले लिया जाएगा। तो ये हमारा आपका पहला अपवाद हो गया। अब दूसरा क्या है, भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की दशा में। देखिए, कोई भारत का नागरिक है, भारत का निवासी है, भारत में रहता है, भारत में सर्विस करता है, परंतु अचानक उसने प्लान बना लिया कि हमको भारत में नहीं रहना बल्कि हमको अमेरिका में रहना है, हमको इंग्लैंड में रहना है, या हमको विदेश किसी भी अन्य देश में हम वहाँ की नागरिकता ले लेंगे और वहीं रहेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो भारत छोड़ करके विदेश में रहने का मन बनाता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि रहना और आना जाना की बात अलग हो गई। हम अगर अपने बिजनेस पर्पज से जाते हैं तो वहाँ रहने नहीं चले गए। जब कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़ करके किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि वो भारत छोड़ करके विदेश की नागरिकता ले लेता है और वहाँ रहने लगता है, तो अगर व्यक्ति जिस साल भारत छोड़ता है तो उससे उसी साल टैक्स ले लिया जाता है जिस साल वो भारत छोड़ करके विदेश में रहने जाता है। तो ये हमारा दूसरा अपवाद हो गया कि अगर कोई व्यक्ति भारत छोड़ करके विदेश जा रहा है तो उसी साल उसको टैक्स देना पड़ेगा जिस साल वो इस प्रकार की आय को कमाता है। तो ये हमारा गत वर्ष का दूसरा अपवाद हो गया। तीसरा, व्यापार या पेशा बंद होने पर। देखिए, अगर भारत में कोई व्यापार है, कोई व्यापार चल रहा है, व्यापार तो आप जानते हैं जो अनेकों प्रकार के लोग व्यापार करते हैं, क्रय विक्रय करना, कोई अन्य कार्य करना जिससे हम आर्थिक क्रियाएं करना, जिससे हमको पैसा मिल रहा है। तो अगर कोई करदाता है इस प्रकार का व्यापार कर रहा है और किसी गत वर्ष में ये बंद हो जाता है, किसी गत वर्ष में ये व्यापार बंद हो जाता है, तो जिस साल ये व्यापार बंद होता है तो उस व्यापारी को उसी साल अपना कर पर टैक्स देना पड़ेगा, अपनी आय पर टैक्स देना पड़ेगा। मतलब अगर कोई व्यापार या पेशा बंद हो रहा है तो जिस साल ये व्यापार या पेशा बंद होता है उसी साल हमको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। मतलब इसका गत वर्ष प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों सेम हो जाएंगे। इसमें ये इंतजार नहीं किया जाएगा कि आपका इस साल बंद हो गया है तो ये आपका गत वर्ष हो गया, अगले साल फिर जब असेसमेंट ईयर आएगा तब आपसे टैक्स लिया जाएगा। ऐसा नहीं है, जिस साल कोई नया व्यापार या पेशा बंद हो जाएगा उससे उसी साल टैक्स ले लिया जाएगा। मतलब गत वर्ष और असेसमेंट ईयर दोनों सेम हो जाएंगे और वही वर्ष हो जाएंगे। तो व्यापार या पेशा के बंद होने पर, पेशा क्या है, पेशा तो आप जानते होंगे, हमारा एक पूरा हेड है इनकम टैक्स अधिनियम 1961 में एक पूरा हेड बना हुआ है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, वहाँ पर पेशा दिया हुआ है। अगर आपकी कोई पेशे से आय हो रही है, पेशा आप जानते हैं कि जिस कार्य को करने के लिए किसी विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, जैसे वकालत करने के लिए आपको LLB होना चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए आपको डॉक्टरी की डिग्री जो BA MS है, MBBS है, MD है, MS है, इनको होना चाहिए। मतलब CA बनने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपका CA होना चाहिए। तो अगर किसी पेशे को करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए किसी विशिष्ट डिग्री या विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है उसको हम पेशा कहते हैं। तो इसी प्रकार अगर कोई वकील है, अगर वो भी वकालत बंद कर रहे हैं, कोई डॉक्टर हैं वो अपना बंद कर रहे हैं, तो अगर कोई पेशा जिस गत वर्ष में बंद हो रहा है उसी गत वर्ष में उस पेशे की आय पर भी टैक्स आपको देना पड़ेगा। मतलब वही आपका गत वर्ष हो जाएगा, वही आपका असेसमेंट ईयर या कर निर्धारण वर्ष हो जाएगा। चौथा है निश्चित प्रयोजन के पूरा होने पर
व्यक्तियों के संघ किया है। मतलब मान लीजिए कोई हमने एक निश्चित प्रयोजन के लिए कोई एक संघ बना लिया है कि हमको ये काम करना है। अगर वो काम हमारा पूरा हो गया है तो जिस साल हमारा वो काम पूरा हो जाएगा उसी साल हमको टैक्स देना पड़ेगा। अगर कुछ व्यक्तियों ने एक संघ बना लिया है और उस संघ ने ये कहा है कि भाई हमको ये काम करना है, और ये काम मान लीजिए किसी गत वर्ष में पूरा तो होगा ही, कोई एक तो काम हमको करना है। अब उस काम करने के लिए हमने संघ बना लिया, हम उस काम को कर रहे हैं, वो काम हमारा पूरा हो गया, तो जिस गत वर्ष में वो काम पूरा हो जाएगा उसी गत वर्ष में आपको उस काम का जो इनकम है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हैं, उन्होंने एक संघ बना लिया कि भैया हमको ये पुल बनाना है, पुल हमारा किसी गत वर्ष में बन के पूरा हो जाएगा, जिस वर्ष में पूरा हो जाएगा उस साल हमको जो भी इनकम होगी उस पर हमको टैक्स दे देना पड़ेगा। मतलब किसी निश्चित प्रयोजन के लिए अगर हमने कोई संघ बनाया है तो जिस वर्ष वो हमारा ऐसा कार्य पूरा हो जाता है उसी साल हमको उस आय पर टैक्स देना पड़ता है। तो और पांचवा और लास्ट है आपका कर बंचन की दृष्टि से संपत्ति का हस्तांतरण। अब देखिए ये कर बंचन क्या है। कर बंचन की दृष्टि से संपत्ति का हस्तांतरण, ये कर बंचन कर से चोरी का एक तरीका है। बहुत से लोग होते हैं जिनके माइंड में हमेशा ये रहता है कि हमको किस प्रकार से कर बचाना है, वो कर बचाने के अनेकों प्रकार के तरीके ढूंढते रहते हैं। तो ये भी एक तरीका है संपत्ति का हस्तांतरण। इनकम टैक्स में, हमारे भारत में इनकम टैक्स में ये व्यवस्था है कि जिसकी आय ज़्यादा है, जिसके सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा है, उसको इनकम टैक्स ज़्यादा लगता है। जिसके आय के स्रोत कम है, आय कम है, उसको इनकम टैक्स कम देना पड़ता है। इसी प्रकार जिसकी जो आय है वो एक निश्चित सीमा से कम है, जो हमारे कर मुक्त आय की सीमा एक हर साल दी रहती है, तो कर मुक्त आय की जो सीमा है उससे कम है, उसको टैक्स ही नहीं देना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो संपन्न व्यक्ति होते हैं, जिनके सोर्स ऑफ इनकम बहुत होते हैं, जिनके आय के स्रोत बहुत होते हैं, बहुत इनकम होती है, उनको बहुत इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो क्या करते हैं कि कर से चोरी करने के लिए कि हमको ज़्यादा इनकम टैक्स न देना पड़े, वो क्या करते हैं कि अपनी आय की कुछ ऐसी संपत्तियों को अपने ऐसे मित्र या रिश्तेदार के नाम हस्तांतरण कर देते हैं या बेचान कर देते हैं कि जिनकी आय ज़्यादा नहीं होती। इसका मतलब क्या होगा कि मान लीजिए कि हमारी आय पर कैलकुलेशन 1 दिसंबर को होना है, तो हमको चूंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, बहुत इनकम है, तो हमको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि 1 दिसंबर के एक निश्चित तिथि के पहले, 1 दिसंबर के पहले जब हमारी आय पर कर की गणना होनी है, उसके पहले हम अपने किसी ऐसे मित्र को ढूंढते हैं या उससे मिलते हैं या उससे बात करते हैं कि यार ऐसा है कि हमारा इनकम टैक्स दिसंबर में लगना है, कैलकुलेशन होना है, तो आप दिसंबर के पहले हम अपनी कुछ संपत्तियां आपके नाम करना चाहते हैं और आपके नाम हो जाएंगी। चूंकि आपके पास आय ज़्यादा नहीं है तो आपको जो टैक्स लगेगा हम आपको चुपके से दे देंगे और आपको टैक्स सरकार को भर देना। और जब ये दिसंबर हमारा निकल जाएगा तो हम पुनः फिर संपत्ति को अपने नाम कर लेंगे। इसमें जो भी खर्चा वर्चा लगेगा हम लगा लेंगे, संपत्ति को बेचने में जो पैसा लगेगा हम लगा लेंगे, फिर अपने नाम ट्रांसफर करेंगे तो फिर उसमें भी हम अपना पैसा लगा लेंगे। जो उस संपत्ति पर टैक्स लगेगा वो हम आपको दे देंगे, वो टैक्स आप गवर्नमेंट को भर देना। तो हमें क्या होगा, हमें प्रॉफिट ये हो जाएगा कि चूंकि वो संपत्ति अगर हमारे नाम जुड़ जाएगी तो हमको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। आपके नाम रहेगी तो चूंकि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा नहीं है, आपके पास इनकम ज़्यादा नहीं है, तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए कर से बचने के लिए, कर से चोरी के लिए कुछ व्यक्ति इस प्रकार का लेन देन कर लेते हैं कि कर से बचने के लिए अपने किसी ऐसे रिश्तेदार या ऐसे मित्र के नाम प्रॉपर्टी, कुछ सोर्स ऑफ इनकम ट्रांसफ़र कर देते हैं, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ संपत्ति हस्तांतरण कर देते हैं जिनके पास कम आय होती है। अगर इनकम टैक्स अधिकारी को पता चल जाता है कि इस प्रकार का हस्तांतरण केवल कर से बचने के लिए किया गया है, अगर इनकम टैक्स अधिकारी को यह पता चल जाता है कि इस प्रकार का हस्तांतरण केवल कर से बचने के लिए किया गया है कि आपने 1 महीने के पहले संपत्ति को बेचा और उसके बाद फिर उसको खरीद लिया, तो उसी वर्ष आपको इस प्रकार के हस्तांतरण पर टैक्स देना पड़ेगा जिस प्रकार आप ये हस्तांतरण करेंगे। मतलब कर से बचने के लिए अगर आपने अपनी संपत्ति अपने किसी मित्र के नाम बेच दिया है तो जिस वर्ष आप ऐसा करते हैं उस संपत्ति पर आपको उसी साल टैक्स देना पड़ेगा जो उसका गत वर्ष होगा, जो उसका हस्तांतरण का वर्ष होगा।
ज़्यादातर आप जानते हैं कि जिस वर्ष आप आय कमाते हैं उस साल आपको टैक्स नहीं देना, अगले आने वाले साल में टैक्स देना है। परंतु आप कर से बचने के लिए अगर इस प्रकार का हस्तांतरण करते हैं तो आपको उसी साल टैक्स देना पड़ेगा। इसको कभी कभी परीक्षाओं में कर बचने की दृष्टि से संपत्ति के हस्तांतरण को कहते हैं दिखावटी लेन देन। परीक्षाओं में आपके पूछ सकते हैं कि दिखावटी लेन देन क्या है, तो आपको नहीं सोचना कि दिखावटी लेन देन क्या है। दिखावटी लेन देन वो लेन देन होते हैं जो कोई करदाता कर से बचने के लिए अपनी कुछ संपत्ति अपने ऐसे मित्र के नाम ट्रांसफर कर देता है जिसकी ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? दिखावटी लेन देन भी कहते हैं। तो ये दोस्तों हमारे ऐसे 5 प्रकार के ऐसे कंडीशन हैं, 5 प्रकार की ऐसी शर्तें हैं, 5 प्रकार के ऐसे कंडीशन हैं जिसमें गत वर्ष भी वही होगा और कर निर्धारण वर्ष भी वही होगा। मतलब उसी साल आपको टैक्स आय कमाएंगे और उसी साल आपको टैक्स की गणना की जाएगी, उसी साल आपसे टैक्स ले लिया जाएगा। परंतु इन 5 प्रकारों के अलावा हर कंडीशन में जो अन्य दूसरे प्रकार हैं, आपको ने जिस साल आय कमाई है उस साल आपको टैक्स नहीं देना है, बल्कि आगे आने वाले साल पर आपको टैक्स देना है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हमारा हो गया गत वर्ष के अपवाद। तो ये हमारा परिभाषा हो गई। कर निर्धारण आपको बता दिए, गत वर्ष बता दिए, सकल कुल आय गत वर्ष बता दिए। अब आपको बताना है सकल कुल आय क्या है। ग्रास टोटल इनकम या सकल कुल आय। अब शुरू करते हैं सकल कुल आय। सकल कुल आय, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रास टोटल इनकम। ग्रास टोटल इनकम देखिए, आयकर अधिनियम के अंतर्गत एक करदाता की आय को 5 भागों में बांटा गया है। एक करदाता की आय को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। नंबर 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नंबर 3 इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। नंबर 4 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और नंबर 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो एक करदाता की आय को इन 5 भागों में बांटा गया है और करदाता चाहे जितने उसके सोर्स ऑफ इनकम हो, चाहे जहाँ जहाँ से वो आय कमाए, इन्हीं 5 प्रकार की आयों में उसकी आय की गणना कर ली जाती है। तो अब इनका हम एक एक आपको डिस्कस कर दें। जैसे नंबर 1 है इनकम फ्रॉम सैलरी। अब इनकम फ्रॉम सैलरी क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी अगर एक करदाता कहीं पर सर्विस करता है, अब चाहे वो सरकारी सर्विस कर रहा हो, चाहे प्राइवेट सर्विस कर रहा हो, अगर वो सर्विस कर रहा है तो उसकी जो आय होगी वो इनकम फ्रॉम सैलरी शीर्षक के अंतर्गत कर योग होती है। अब जैसे कोई करदाता है कहीं पर सर्विस कर रहा है, मतलब उसका कोई नियोक्ता है, तो सर्विस के लिए क्या ज़रूरी है कि एक नियोक्ता होना चाहिए उसका, जिसने उसको काम पर लगाया हो और उस काम के बदले में उसको कुछ पारिश्रमिक मिल रहा हो। अब वो पारिश्रमिक उसको मुद्रा के रूप में भी मिल सकता है, परक्विजिट्स के रूप में भी मिल सकता है, भत्तों के रूप में भी मिल सकता है, जैसे उसको सैलरी मिल रही है, चाहे मजदूरी के रूप में मिल रही हो, चाहे मानदेय के रूप में मिल रही हो। इसके साथ साथ उसको महंगाई भत्ता मिल रहा है, उसको बोनस मिल रहा है, उसको कमीशन मिल रहा है, उसको रहने के लिए मकान मिल रहा है, उसको चलने के लिए गाड़ी मिल रही है, उसको कंसेशनल रेट पर ये मिल रहा है, आपका लोन मिला हुआ है। माने अनेकों प्रकार की सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, वो उसके नियोक्ता के द्वारा मिल रही हैं। तो ये आपका हो जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत आ जाता है। इसी के अलावा जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये आपका दूसरा हेड है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या है? एक करदाता है, उसका कोई मकान है, मकान को उसने किराए पर उठा दिया, मकान को किराए में उठाने से उसको क्या मिल रहा है? किराया मिल रहा है। तो किराए से जो आय होगी वो आपकी कहाँ कर योग हो जाएगी? वो इनकम टैक्स अधिनियम में
दिया हुआ है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक अलग से हेड दिया हुआ है, एक अलग से शीर्षक दिया हुआ है और इसमें अनेकों प्रकार के प्रावधान हैं कि हमको किस प्रकार से उसकी हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है, किस प्रकार से उसका मानक किराया निकालना है, किस प्रकार उसकी कटौतियाँ घटाना है। तो ये सब किस में दिया हुआ है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब अगर किसी करदाता के पास कोई मकान है और उस मकान को वो किराए पर उठा रहा है तो किराए में उसको जो आय हो रही है उसके लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये शीर्षक है, इसके अंतर्गत उसकी आय कर योग हो जाती है। इसी प्रकार इनकम फ्रॉम बिजनेस आर प्रोफेशन, अगर किसी करदाता का अपना खुद का कोई व्यवसाय है या उसका अपना खुद का कोई पेशा है, जैसे व्यवसाय में आप देखते हैं जो अनेकों प्रकार के व्यवसाय हैं, बिजनेस आप जानते हैं, जो भी ऐसे कार्य जो पैसा कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? बिजनेस कहलाते हैं, आपने पढ़ा है। तो अगर कोई करदाता का कोई अपना खुद का व्यवसाय है तो उस व्यवसाय से जो आय हो रही है उसको हम कहाँ कर योग करते हैं? इनकम फ्रॉम बिजनेस आर प्रोफेशन शीर्षक के अंतर्गत कर योग हो जाता है। इसी प्रकार कोई करदाता है उसका अपना खुद का कोई पेशा है, पेशा हमने भी आपको बताया है कि पेशा वो कार्य है जिसको करने के लिए किसी विशिष्ट ज्ञान या विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता होती है। जैसे हम मान लीजिए हैं कोई व्यक्ति बीमार है, कह दिया कि सर थोड़ा सा इंजेक्शन लगा दीजिए, तो हम इंजेक्शन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 302 लग जाएगा अगर वो मरीज मर गया। परंतु वही चीज़ अगर डॉक्टर कर रहा है तो उसके पास डिग्री है, मतलब जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो आपको BA-MS होना चाहिए या MBBS होना चाहिए, MD होना चाहिए। अगर आपको वकालत करना है तो आपको LLB होना चाहिए। इसी प्रकार अगर आपको चार्टर अकाउंटेंट बनना है, CA बनना है तो आपको चार्टर अकाउंटेंट वाला कोर्स होना चाहिए। मतलब जिन कार्यों को करने के लिए किसी विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है उसको हम क्या कहते हैं? पेशा कहते हैं। तो अगर किसी व्यापारी का या किसी करदाता का अपना खुद का कोई व्यवसाय है या उसका अपना कोई पेशा है तो उस व्यवसाय से या पेशे से उसको जो आय हो रही है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस आर प्रोफेशन इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग हो जाती है। इसी प्रकार इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, अगर किसी करदाता के पास कोई पूंजीगत संपत्ति है और उस संपत्ति को बेचने से उसको जो आय हो रही है वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन शीर्षक के अंतर्गत कर योग हो जाती है। जैसे किसी करदाता का कोई मकान है, उस मकान को उसने बेच दिया और बेचने से उसको कोई आय हो रही है। इसी प्रकार अगर किसी करदाता के पास कुछ शेयर्स हैं, उन शेयरों को उसने बेच दिया, उन अंशों को उसने बेच दिया और बेचने से उसको आय हो रही है। किसी करदाता के पास कोई कृषि योग्य भूमि है और उस कृषि योग्य भूमि को उसने बेच दिया और बेचने से उसको आय हो रही है। आप जानते हैं कृषि कर मुक्त होती है, परंतु अगर आपका वही कृषि योग्य भूमि आप बेच रहे हैं और बेचने से आपको आय हो रही है, आपके पास कुछ ज्वेलरी है, कोई आभूषण है, उन आभूषणों को आपने बेच दिया और बेचने से आपको आय हो रही है। मतलब कोई भी पूंजीगत संपत्ति जिसको आप बेच देते हैं और बेचने से अगर आपको कोई आय हो रही है वो आय के लिए इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नाम से एक शीर्षक दिया हुआ है और उस शीर्षक में ये आपकी आय, बेचने वाली आय जो है वो कर योग हो जाती है। तो ये आपकी 4 प्रकार की आय हो गई। इनके अलावा भी अगर किसी करदाता की कोई आय है, ये जो हमने 4 हेड आपको बताए, सैलरी वाला, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस आर प्रोफेशन और कैपिटल गेन, इनके अलावा भी किसी करदाता के पास अपना खुद का कोई अन्य आय का कोई स्रोत है तो सभी स्रोत इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इस शीर्षक में कर योग हो जाते हैं। अब अन्य स्रोत क्या हो सकते हैं? जैसे उसने किसी बैंक में पैसा लगाया हुआ है, उस बैंक से उसको ब्याज मिल रही है तो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएगा। इसी प्रकार आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, उनसे आपको लाभांश मिल रहा है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएगा, परंतु इस समय लाभांश आपका कर मुक्त है। इसी प्रकार से आपने कोई लॉटरी खेली और आपकी लॉटरी लग गई, उससे आपको आय हो रही है, वो भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएगा। आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, आपको 10-50 हज़ार रुपये पड़ा हुआ मिल गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया। आप कहीं जुआ खेल रहे हैं, घुड़दौड़ है, कैमल रेस है, इससे आपको कोई आय हो रही है। मतलब उपर्युक्त जो 4 प्रकार की आय हैं, उन आयों के अलावा, उन स्रोतों के अलावा अगर कोई अन्य भी आपके पास आय हो रही है, कोई अन्य आय के स्रोत हैं, तो वो स्रोत आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कर योग हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको बताया कि एक करदाता की आय को इन 5 भागों में बांटा गया है। एक करदाता के पास इन 5 स्रोतों में 5 स्रोतों की आय हो सकती है, एक स्रोत की भी आय हो सकती है, 2 स्रोतों की भी आय हो सकती है। तो जितने स्रोतों की आय है उन स्रोतों की आय को जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद जो रकम आती है उसको कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। मतलब जैसे कोई करदाता है, उसकी मान लीजिए कि 5 प्रकार के स्रोत की आय है,
सैलरी भी है, उसके पास अपना खुद का कहीं सर्विस कर रहा है, उसको सैलरी मिल रही है, उसका कोई मकान है, बहुत बड़ा मकान है, उसने उसको किराए पर उठा दिया है, हाउस प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी हो रही है, उसका अपना खुद का कोई प्रोफेशन भी है, वकालत भी कर लेता है, तो उसको इनकम फ्रॉम प्रोफेशन भी हो रहा है। कोई पूंजीगत संपत्ति, उसने कोई अपना एक छोटा सा मकान बेच भी दिया है, ये भी हो रहा है, उसका कैपिटल गेन भी हो रहा है। और उसने कहीं बैंक में पैसा लगाया है, कहीं पर उसने लॉटरी से टिकट मिल गया है, इससे भी उसकी आमदनी हो रही है। तो इन सब आयों को, इन्हीं शीर्षकों को जो नियम हैं उन्हीं के अंतर्गत उसको कैलकुलेशन करेंगे। और कैलकुलेशन करने के बाद पाँचों स्रोतों की आयों को जब जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, ग्रॉस टोटल इनकम बन जाती है। अब कोई करदाता के पास एक स्रोत की आय भी हो सकती है तो उसको भी हम ग्रॉस टोटल इनकम कहेंगे। इनमें से पांचों स्रोत हो सकते हैं, वो भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगी। अगर किसी करदाता के पास सैलरी है और कैपिटल गेन है तो दो स्रोतों की आय को जोड़ लेंगे तो भी उसका कैपिटल ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगी। मतलब इन स्रोतों की आयों को जोड़ने के बाद जो रकम आती है वो क्या हो जाती है, ग्रॉस टोटल इनकम, राइट। अब आते हैं टोटल इनकम, कुल आय। कुल आय, ये टोटल इनकम क्या है, देखिए कुल आय, सकल कुल आय में धारा 80C से धारा 80U तक की कटौतियां घटाने के बाद जो रकम शेष बचती है उसको हम कुल आय कहते हैं। मतलब धारा 80C से धारा 80U तक की कटौतियों को जब हम घटा देते हैं, कहे में घटा देते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम में घटा देते हैं, तो जो रकम शेष बचती है उसको हम कुल आय कहते हैं। इसको हम टैक्सेबल इनकम भी कहते हैं, टोटल टैक्सेबल इनकम भी कहते हैं। तो देखिए जो सकल कुल आय होती है, कोई करदाता पहले जब उसकी कुल आय निकालेंगे, टैक्स की गणना करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सकल कुल आय निकालनी पड़ेगी। अब सकल कुल आय हमारी निकल आई तो सकल कुल आय में से धारा 80C से 80U तक की कटौतियों को घटा देंगे। घटाने के बाद जो रकम शेष बचती है उसको कहते हैं टोटल टैक्सेबल इनकम या कुल आय, टोटल इनकम भी उसको कहते हैं। और इसी जो हमारी कुल आय है, टोटल इनकम है, टोटल टैक्सेबल इनकम है, इसी पर हमेशा टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है। जो हम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं तो कहे में करते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम में नहीं करते बल्कि टोटल इनकम में करते हैं। परंतु टोटल इनकम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ग्रॉस टोटल इनकम निकालना पड़ेगा। ग्रॉस टोटल इनकम में फिर धारा 80C से 80U तक की जो कटौतियां हैं उनको घटा देंगे। घटाने के बाद जो रकम बचेगी वो करेंगे टोटल इनकम। उस टोटल इनकम में फिर हमको टैक्स की गणना करनी है, जो कि हम आपको आगे बताएंगे कि आगे वाले वीडियो में बताएंगे कि मतलब हमको कर की गणना किस प्रकार से करनी है, ये भी हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पर कुल आय आप समझ लीजिए कि सकल कुल आय में अगर आपको परीक्षाओं में पूछता है कि कुल आय क्या है तो आपको केवल एक लाइन लिख देना है कि सकल कुल आय में धारा 80C से 80U तक की कटौतियां घटाने के बाद जो रकम शेष बचती है उसको हम कुल आय कहते हैं। ये आपकी कुल आय की परिभाषा हो गई। अब अगला है आपका कुल आय भी हो गया, अब आता है आकस्मिक आय। आकस्मिक आय इसको कहते हैं कैजुअल इनकम। अभी कैजुअल इनकम क्या है, देखिए आकस्मिक आय वो आय है जो हमको अचानक किस्मत से मिल जाती है। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में कहीं आपको कोई पर्स मिल गया और उस पर्स में 50,000 रुपये थे, तो क्या आपने सोचा था कि आपको पैसा मिलेगा? नहीं सोचा था। अचानक मतलब कोई चीज़ अचानक हमको कोई रकम मिल जाती है, अचानक भाग्यवश किस्मत से हमको ये रकमें मिल जाती हैं जो अनावर्ती प्रकार की होती हैं। अनावर्ती का मतलब ये है कि हमको बार बार मिलने की संभावना नहीं है। जैसे आज हमको अगर रास्ते में 50,000 मिल गए हैं तो कल हमको मिलने की संभावना नहीं है। तो ये हमारी क्या होती हैं, आकस्मिक आय होती हैं, जो अचानक भाग्यवश किस्मत से मिल जाती हैं, जो अनावर्ती प्रकार की होती हैं, जिनकी बार बार मिलने की संभावना नहीं होती, ये भी हमारे आय के अंतर्गत आती हैं। और जैसे आपकी लॉटरी हो गया, ये भी आकस्मिक आय है। जुआ पे आपने अगर कोई रकम जीती है तो वो भी आपकी आकस्मिक आय है। तो इस प्रकार से ऐसी आय जो अचानक भाग्यवश प्राप्त हो जाती हैं, जो अनावर्ती प्रकार की होती हैं, तो ये आय भी आपकी इनकम टैक्स के अंतर्गत कर योग होती हैं। आप ये ना मानिए कि जुआ की आय, लॉटरी की आय ये तो अवैध आय हैं। इनकम टैक्स के अंतर्गत चाहे आपकी आय वैध हो या अवैध हो, सभी पर आपको टैक्स देना है, सभी पर आपको टैक्स देना है।
तो ये सभी आय आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत कर योग होती हैं। जो आपका कैजुअल इनकम होती है तो कहाँ कर योग होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो आय का हमने पांचवा स्रोत बताया था, पांचवा हेड बताया था, वहाँ पर ये कर योग होती है। तो ये आपका क्या हो गया, कैजुअल इनकम हो गई, आकस्मिक आय हो गई। अब आपका लास्ट है व्यक्ति। व्यक्ति में किसे किसे शामिल करेंगे, इसको कहते हैं पर्सन। सेक्शन 2 की उपधारा 31, आयकर अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 31 के अंतर्गत व्यक्ति दिया हुआ है कि व्यक्ति में हम किसको किसको शामिल करेंगे। व्यक्ति का मतलब ये है करदाता से है कि मतलब हम एक व्यक्ति में किनको किनको शामिल करते हैं, किनकी आय को कर योग मानते हैं। तो व्यक्ति के अंतर्गत हम 8 प्रकार के करदाताओं को शामिल करते हैं। कितने प्रकार के करदाताओं को, 8 प्रकार के, वो हम आपको यहाँ पर बताए दे रहे हैं। नंबर 1 व्यक्ति, नंबर 2 संयुक्त हिंदू परिवार, तीसरा फर्म, चौथा कंपनी, पांचवा व्यक्तियों का संघ, नंबर 6 व्यक्तियों का समुदाय, नंबर 7 स्थानीय सत्ता, और नंबर 8 प्रत्येक अन्य कृत्रिम व्यक्ति। तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत ये 8 प्रकार के करदाता हैं। तो ये 8 प्रकार के करदाताओं को ये माना जाता है कि ये धारा 2 की उपधारा 31 के अंतर्गत ये व्यक्ति हैं। जैसे व्यक्ति में जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे मैं हो गया, आप हो गए, मिस्टर राम हैं, मिस्टर रमेश हो गए, या कुमारी गीता हो गई, तो उनकी जो आय है तो ये माना जाता है कि ये व्यक्ति हैं और उनकी आय पर हम कुल आय निकाल लेंगे और उस पर टैक्स की गणना करते हैं। इसी प्रकार कोई संयुक्त हिंदू परिवार है। संयुक्त हिंदू परिवार का मतलब है कि कोई सामूहिक फैमिली है, कोई हिंदुओं की कोई सामूहिक फैमिली है, एक साथ रहती है, एक साथ उनका कोई परंपरागत प्रकार का कोई व्यवसाय है, तो और उस व्यवसाय से उनको कोई आय हो रही है, तो ये माना जाता है कि ये संयुक्त हिंदू परिवार क्या है, ये व्यक्ति है। और व्यक्ति मान करके उस संयुक्त हिंदू परिवार की आय पर हम टैक्स की गणना कर लेते हैं। इसी प्रकार कोई फर्म है, आप देख रहे हैं जो फर्में होती हैं, ये साझेदारी फर्म हो गई। तो अगर कोई फर्म काम कर रही है, उसमें कई साझेदार मिलकर काम कर रहे हैं, उस फर्म की अगर कोई इनकम हो रही है साल भर काम करने के बाद, तो जो इनकम होगी उस इनकम पर यह मान करके टैक्स लिया जाता है कि ये फर्म एक व्यक्ति है। जिस प्रकार एक साधारण करदाता से, मिस्टर राम से, मिस्टर रमेश से टैक्स लिया जाता है, उसी प्रकार मिस्टर XYZ फर्म से भी टैक्स व्यक्ति मान करके कर लिया जाता है। मतलब जो फर्म है उसको भी इनकम टैक्स में एक व्यक्ति माना गया है और व्यक्ति मान करके उसकी जो आय है उस पर टैक्स लिया जाता है। इसी प्रकार कोई कंपनी है, कोई लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, कोई भी कंपनी है, तो ये मान लिया जाता है कि ये कंपनी आपकी क्या है, एक व्यक्ति है। जिस प्रकार हम एक व्यक्ति की आय की गणना करेंगे, उसी प्रकार एक कंपनी की आय पर भी टैक्स की गणना की जाती है। और कंपनी को भी ये माना जाता है कि एक व्यक्ति है और व्यक्ति मान करके उस कंपनी के नाम से उस आय पर कर की गणना कर दी जाती है। इसी प्रकार व्यक्तियों का कोई संघ है, आप देखते हैं अनेकों प्रकार के संघ होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों का कोई संघ है या व्यक्तियों का कोई समुदाय है, तो व्यक्तियों का संघ या समुदाय की भी आपस में कोई अगर आय हो रही है, उस संघ की कोई आय हो रही है या कोई विशेष व्यक्तियों का समुदाय है, उस समुदाय में कोई आपस का कार्य कर रहे हैं और उस समुदाय में पूरे समुदाय की कोई आय हो रही है, तो उस आय को भी ये मान लिया जाता है, उस संघ को भी ये मान लिया जाता है, उस समुदाय को भी, ये व्यक्तियों के समुदाय को ये मान लिया जाता है कि ये समुदाय क्या है, ये एक व्यक्ति है। जिस प्रकार मिस्टर रमेश की आय पर टैक्स लगना है, उसी प्रकार व्यक्तियों के संघ को भी रमेश मान करके टैक्स लगना है। उसी प्रकार व्यक्तियों के समुदाय को भी एक व्यक्ति मान करके उस समुदाय में भी टैक्स लगना है। इसी प्रकार स्थानीय सत्ता में जैसे आपकी नगर पालिकाएं हो गई, नगर पंचायतें, जिला परिषदें हो गई, तो इनकी भी अगर कोई आय हो रही है तो इस आय पर यही मान करके टैक्स लगाया जाता है कि यह एक व्यक्ति की आय है।
और इसी प्रकार प्रत्येक अन्य कृत्रिम व्यक्ति, अनेक कृत्रिम व्यक्ति हैं जो मतलब शारीरिक रूप से दिखाई नहीं देते परंतु बना लिए जाते हैं। जैसे कोई न्यास बन गया, जैसे राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट कोई बना है, तो इस प्रकार का अगर कोई कृत्रिम व्यक्ति है, किसी नाम से कोई ट्रस्ट चल रहा है और उसकी भी कोई आय हो रही है, तो उस आय को भी हम क्या मानेंगे, प्रत्येक अन्य कृत्रिम व्यक्ति मानते हैं और उसकी आय पर एक व्यक्ति मानते हुए उसकी आय पर हमको कर की गणना की जाती है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से हमारा जो पहला चैप्टर था इनकम टैक्स का, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने पूरे चैप्टर के पूरे जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन थी, तो इंपॉर्टेंट डिफिनेशन में हमने जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी कि इनकम टैक्स क्या है, कर निर्धारण वर्ष क्या है, गत वर्ष क्या है, सकल कुल आय क्या है, कुल आय क्या है, आकस्मिक आय क्या है, व्यक्ति क्या है, तो ये सब हमने आपको विस्तार से इनका डिस्कस कर दिया है। अब ये पूरा डिस्कस करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो हमारा पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर से मिलते जुलते जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम आपको यहाँ पर बताएंगे। 4 ऑप्शन देंगे, उन 4 ऑप्शनों में कोई ऑप्शन सही है, क्यों सही है, कोई ऑप्शन गलत है तो क्या गलत है, तो ये मान करके हम आपको ये बनाएंगे और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना ये सेशन। हमने जो अभी आपको थ्योरी बताई है इनकम टैक्स के अंतर्गत, जो आपका पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन और इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन का, तो उसके अब कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो कि हम लेकर के आए हैं, तो इनको शुरू करते हैं। ये देखिए पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है आयकर है। अब आयकर आपका क्या है, आयकर है प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, प्रतिगामी कर, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका पहला प्रश्न है आयकर है प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, प्रतिगामी कर और इनमें से कोई नहीं। तो अप्रत्यक्ष कर क्या है, प्रत्यक्ष कर देखिए, प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो उसी व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाता है जिस पर ये लगाया जाता है। प्रत्यक्ष कर कौन सा कर है, ये जिसके ऊपर लगाया जाता है वही प्रत्यक्ष रूप से उस इनकम पर टैक्स चुकाता है। मतलब जिसकी इनकम होती है वही अपनी इनकम पर टैक्स चुका देता है, उसको हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो ये जो आपका आयकर है तो कैसा कर है, हमने आपको बताया था कि आयकर एक वार्षिक कर है जो प्रत्यक्ष कर है। तो आयकर कैसा कर है, प्रत्यक्ष कर है। तो आयकर आपका प्रत्यक्ष कर है। तो ये आपका इसमें जो ए ऑप्शन है वो सही है। आयकर कैसा कर है, प्रत्यक्ष कर है। अभी अप्रत्यक्ष कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर वो होता है जो भुगतान तो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है परंतु उसकी प्रतिपूर्ति फिर अन्य लोगों द्वारा कर दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि हम मंजन लेने जाते हैं, कोलगेट लेने जाते हैं मार्केट में, तो जो दुकानदार है उसने क्या किया था, जब मंजन खरीदा था, जब कोलगेट खरीदा होगा तब क्या होगा, उस पर जीएसटी पहले से ही उसने सरकार को चुकता कर दी होगी। उसने जीएसटी पहले ही सरकार को जब क्रय किया होगा माल तो उस समय जीएसटी चुकता कर दी होगी। परंतु जब हम जाएंगे या सामान्य नागरिक कोई जाता है कोलगेट लेने तो क्या करेगा, वो वही जीएसटी उसमें कोलगेट के जो प्राइस है उसमें जोड़ देगा। मान लो 20 रुपये का आपका कोलगेट है, उसमें 1.5 रुपये या 2 रुपये जीएसटी का जोड़ देगा। मतलब जिस व्यक्ति ने भुगतान किया है वास्तव में वो दूसरे व्यक्तियों से फिर उस कर की प्रतिपूर्ति कर लेता है, दूसरे लोगों पर वो कर का भार डाल देता है, उसी को हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। मतलब ये जो भुगतान करता है उसको जो व्यक्ति अप्रत्यक्ष कर का भुगतान करता है वो बाद में उस रकम की प्रतिपूर्ति दूसरे से कर लेता है, उसको हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जबकि आयकर कैसा कर है, आयकर ऐसा कर है प्रत्यक्ष कर है, जिसकी आय होगी वही उस पर भुगतान करेगा। तो आपका जो पहला प्रश्न है उसका ए आंसर राइट है, प्रत्यक्ष कर। आयकर कैसा कर है, प्रत्यक्ष कर है। अब दूसरे प्रश्न में आते हैं। दूसरा है भारत में सर्वप्रथम आयकर लगाया गया। भारत में जो आयकर लगाया गया है वो किसके द्वारा लगाया गया है, सर ल्यूकस पेसियोलो, नंबर बी सर न्यूटन, नंबर सी सर जेम्स और नंबर डी सर जेम्स विल्सन। ये 4 लोगों के नाम दिए हुए हैं, ये 4 आपके ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो भारत में सर्वप्रथम जो आयकर लगाया गया है वो किसके द्वारा लगाया गया है, सर जेम्स विल्सन के द्वारा लगाया गया है। ये आपका सही है, सर जेम्स विल्सन के द्वारा आयकर लगाया गया है। ये देखिए सर जेम्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने अभी आपको बताया था, जब थ्योरी बताई थी उस समय बताई थी कि सर जेम्स विल्सन द्वारा सन 1860 में सर्वप्रथम इनकम टैक्स लगाया गया है। सर जेम्स विल्सन इनके द्वारा ही सन 1860 में पहली बार
बजट पेश किया गया है। तो इनको भारत के बजट व्यवस्था का जनक भी कहते हैं। सर जेम्स मिल्टन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक भी कहते हैं। इन्होंने जो पहला बजट पेश किया है और इन्होंने ही सर्वप्रथम 1860 में इनकम टैक्स लोगों पर लगाया था, तो इनको जनक कहा गया है। और कब लगाया गया है? 1860 में। तो ये सर जेम्स मिल्टन द्वारा लगाया गया है। अब ये सर ल्यूकस पेसियोलो क्या है? सर ल्यूकस पेसियोलो एक बहुत बड़े गणितज्ञ हैं जिनको यूरोप का अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का जनक माना गया है। सर ल्यूकस पेसियोलो एक बहुत बड़े गणितज्ञ हैं जिनको यूरोप का अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का जनक माना गया है। सर न्यूटन कौन है? सर न्यूटन को तो आप जानते हैं कि ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये एक बार अपने बगीचे में बैठे थे और बगीचे में देखा तो एक आम के पेड़ से एक आम गिरा। तो उन्होंने कहा कि अरे ये आम नीचे क्यों गिरा है, इसको ऊपर गिरना चाहिए, बाएं जाना चाहिए, दाएं जाना चाहिए, ये नीचे ही क्यों गिर रहा है। तो इसकी उन्होंने खोज की, एक आविष्कार किया और आविष्कार में ये उन्होंने पाया कि हमारी पृथ्वी पर एक ऐसा शक्ति है जो प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, जिसका नाम उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। तो ये इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। सर जेम्स आप जानते हैं कि ये भी एक वैज्ञानिक हैं और इन्होंने क्लोरोफार्म नाम के एक ऐसी औषधि का आविष्कार किया है जिसको किसी व्यक्ति को अगर सूंघा दी जाता है तो वो बेहोश हो जाता है, अचेत हो जाता है। तो इसका जो दूसरे का आपका आंसर है क्या हो जाएगा? सर जेम्स विल्सन। इन्होंने सर्वप्रथम भारत में इनकम टैक्स लगाया। अब स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम आयकर अधिनियम बना। हमारा जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो इसके बाद आयकर अधिनियम कब बना है? सर्वप्रथम आयकर अधिनियम हमारा बना है 1961 को। स्वतंत्र भारत में जो आयकर अधिनियम बना वो कब बना? 1961 को आयकर अधिनियम बना। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर सही है। आप जानते हैं कि इस समय जो आयकर अधिनियम चल रहा है, कौन सा चल रहा है? आयकर अधिनियम 1961। ये 1 अप्रैल 1962 से पूरे देश में लागू है, जम्मू कश्मीर में लागू है और 1 अप्रैल 1990 से ये सिक्किम में भी लागू हो गया है। तो इस समय जो आयकर अधिनियम चल रहा है, कौन सा चल रहा है? 1961। और आयकर अधिनियम स्वतंत्र भारत में 1961 में ही बना था और ये 1 अप्रैल 1962 से पूरे देश में लागू है। अब आपका चौथा प्रश्न है, आयकर की दरें निर्धारित की जाती हैं। आयकर की दरें निर्धारित की जाती हैं आयकर अधिनियम के द्वारा, वित्त अधिनियम द्वारा, अध्यादेश द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आयकर की दरें निर्धारित की जाती हैं, तो आप जानते हैं कि आयकर की दरें हर साल बदल जाती हैं। तो किसके द्वारा बदली जाती हैं? ये नंबर बी आपका सही है, वित्त अधिनियम के द्वारा। आयकर की दरें हर साल कहे से निर्धारित की जाती हैं? वित्त अधिनियम के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। अब जो आयकर अधिनियम है, इस समय आयकर अधिनियम 1961 चल रहा है। आप जानते हैं कि आयकर अधिनियम में हमको ये देखना है कि एक करदाता की कितने प्रकार की आय हैं, आय के 5 स्रोत हैं, किस प्रकार हम उसकी ग्रास टोटल इनकम निकालेंगे, किस प्रकार से टोटल इनकम निकालेंगे धारा 80 से TU तक की कटौती घटाने के बाद। परंतु जो हमारी दरें हैं, जो रेट ऑफ टैक्सेज हैं, वो आपका वित्त अधिनियम के द्वारा जो बजट पेश होता है उसमें के द्वारा निर्धारित किया जाता है। बजट फिर पास हो जाता है तो वही आपका वित्त अधिनियम बन जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी देश में, हमारे देश में जो आयकर की दरें हैं वो वित्त अधिनियम के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो आपका चौथे का बी आंसर सही हो जाएगा। अब हम 5वें में आते हैं। गत वर्ष सदैव समाप्त होता है 31 मार्च को, 30 अप्रैल को, 31 दिसंबर को और 30 जून को। हमने आपको बताया था कि गत वर्ष 1 अप्रैल को शुरू होता है और कब समाप्त होता है? 31 मार्च को। तो यहाँ पर भी जो आपका आंसर है वो ए सही है। आपका गत वर्ष कब समाप्त होता है? 31 मार्च को आपका गत वर्ष समाप्त होता है। 30 अप्रैल को नहीं समाप्त होता। 31 दिसंबर को आप जानते हैं कि आपका कौन सा वर्ष समाप्त होता है? कैलेंडर वर्ष समाप्त होता है। और 30 जून को आप जानते हैं कि शैक्षणिक सत्र समाप्त होता है। हमारी तमाम शिक्षण संस्थाएं हैं जो 1 जुलाई को खुलती हैं और 30 जून को बंद हो जाती हैं, उनका सत्र समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आपका गत वर्ष हमेशा 31 मार्च को समाप्त होता है। तो ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। इसके बाद नंबर 6 में आते हैं। कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष को कहते हैं। कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष को कहते हैं गत वर्ष कहते हैं, कैलेंडर वर्ष कहते हैं, कर निर्धारण वर्ष कहते हैं और शैक्षणिक वर्ष कहते हैं। माने हमने आपको बताया था 2 वर्ष बताए थे। जिस वर्ष आय कमाई जाती है उसको हम गत वर्ष कहते हैं। उसके ठीक आगे आने वाला जो साल होता है उसको असेसमेंट ईयर या कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। तो आपको कह रहा है कि कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले 31 मार्च को समाप्त होने वाले उसको क्या कहेंगे? गत वर्ष कहेंगे। तो आपका कर निर्धारण वर्ष से पहले जो वर्ष होता है उसको क्या कहते हैं? गत वर्ष। तो इसमें भी आपका ए आंसर सही है।
इसमें भी आपका ए आंसर सही है, क्योंकि कर निर्धारण वर्ष से पहले जो वर्ष होता है उसको हम गत वर्ष कहते हैं। कोई करदाता जो गत वर्ष में आय कमाता है उसके आगे आने वाले साल पर उस पर टैक्स की गणना की जाती है, तो जिस वर्ष वो कमाता है उसको गत वर्ष कहते हैं, और उसके ठीक आगे आने वाला साल है उसको कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। ठीक है। अब कैलेंडर वर्ष आप जानते ही हैं, जनवरी से लेकर के जो दिसंबर तक चलता है उसको कैलेंडर वर्ष कहते हैं। कर निर्धारण वर्ष पूछ ही रहा है कि कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले वाला वर्ष, तो ये तो हो नहीं सकता है। शैक्षणिक वर्ष आप जानते ही हैं, जब से शैक्षणिक संस्थाएं शुरू होती हैं तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा गत वर्ष। वित्तीय वर्ष 2018-19 का कर निर्धारण वर्ष होगा। कोई वित्तीय वर्ष है 18-19, उसका कर निर्धारण वर्ष क्या हो जाएगा? आप जानते हैं कि वित्तीय वर्ष या गत वर्ष के ठीक आगे आने वाले साल को हम कर निर्धारण वर्ष कहेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि कोई फाइनेंशियल ईयर है आपका 2018-19, 2018-19 से आपको क्या हो गया? प्रीवियस ईयर है, तो इसके आगे आने वाला साल कर निर्धारण वर्ष हो जाएगा। कौन सा होगा? 2019-20। 18-19 के आगे वाला साल क्या हो जाएगा? 2019-20। ये आपका हो जाएगा असेसमेंट ईयर। तो 19-20 कहाँ दिया है आपका? 19-20, ये सी। तो सातवें का वित्तीय वर्ष 2018-19 का कर निर्धारण वर्ष क्या हो जाएगा? 19-20 हो जाएगा। 18-19 का असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? 19-20। तो यहाँ पर आपका सी सही आंसर है, सी राइट आंसर है। किसी भी वित्तीय वर्ष 18-19 का जो असेसमेंट ईयर होगा वो क्या हो जाएगा? 19-20 हो जाएगा। अब आठवां कह रहा है आपका गत वर्ष से तात्पर्य है। गत वर्ष से क्या तात्पर्य है? वित्तीय वर्ष, नंबर बी कैलेंडर वर्ष, नंबर सी कर निर्धारण से पूर्व का वर्ष, और नंबर डी कर निर्धारण वर्ष। गत वर्ष से मतलब क्या होता है? आप जानते हैं कि जो कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले वाला साल होता है उसको हम गत वर्ष कहते हैं। आप जानते हैं कि जो गत वर्ष क्या होता है? जो कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले का साल होता है उसको हम क्या कहते हैं? गत वर्ष कहते हैं। तो आठवें का आपका सी आंसर सही है। आठवें में आपका सी आंसर सही है कि कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले का जो साल होता है उसको हम गत वर्ष कहते हैं। वित्तीय वर्ष तो हम कहते नहीं हैं कि गत वर्ष तो कोई भी वित्तीय वर्ष हो सकता है, परंतु कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले का जो साल होता है वो गत वर्ष होता है। तो हमारा जो सी है वो सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जाइए, नंबर 9 है सकल कुल आय एवं कुल आय में है। सकल कुल आय और कुल आय में है समानता, नंबर बी अंतर, नंबर सी कुछ अंतर, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सकल कुल आय तो आप जानते हैं कि एक करदाता की आय को 5 भागों में बांटा गया है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एक करदाता की इन पांचों आयों के योग को हम क्या कहते हैं? सकल कुल आय कहते हैं। अब इस सकल कुल आय में से अगर हम धारा 80C से 80U तक की कटौतियों को घटा देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? टोटल इनकम हो जाता है, या कुल आय हो जाता है, या टोटल टैक्सेबल इनकम हो जाती है। तो इस प्रकार से सकल कुल आय और कुल आय में समानता नहीं है, क्योंकि सकल कुल आय निकालने के लिए हमको पांचों प्रकार की आयों की गणना पड़ेगी। कुल आय निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले सकल कुल आय निकाल लेंगे, फिर उसमें धारा 80C से 80U तक की कटौतियों को घटा देंगे तो हमारी वो कुल आय आ जाएगी। तो इनमें दोनों में क्या है? अंतर है। सकल कुल आय में और कुल आय में क्या है? अंतर है। तो यहाँ पर भी आपका बी आंसर सही हो जाएगा। सकल कुल आय एवं कुल आय में अंतर होता है। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, कर निर्धारण वर्ष की अवधि होती है, असेसमेंट ईयर की अवधि होती है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जुलाई से 30 जून और 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक। हमने आपको बताया था कि कर निर्धारण वर्ष से आशय 12 महीने की उस अवधि से है जो प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। मतलब कर निर्धारण वर्ष से आशय जो 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। तो ये आपका बी में दिया हुआ है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये आपका बी आंसर सही है कि कर निर्धारण वर्ष की जो अवधि होती है तो क्या होती है? 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। तो ये आपका 20वां आंसर सही, बी नंबर 10 का बी आंसर सही है। तो दोस्तों ये हमारा जो पहला वाला चैप्टर था इनकम टैक्स में, जो इंट्रोडक्शन और आपका इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन थी, तो इनका सबका हमने पहले आपने देखा कि हमने पूरा विस्तार से आपको पढ़ाया है, पूरी थ्योरी बताई है, पूरा उसका जो प्रावधान है वो सब बताए हैं, सबके कौन सी धारा कहाँ लगती है वो सब बताया है। असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, ग्रास टोटल इनकम क्या है, कैजुअल इनकम क्या है, हमने आपको विस्तार से पढ़ाया है। इंट्रोडक्शन में हमने आपको आयकर का पूरा परिचय दिया है कि किस प्रकार से आयकर लगाना है, किस प्रकार से आयकर कब से शुरू हुआ, इसका इतिहास क्या है, कौन से नियम इस समय चल रहे हैं, कब कब इसके नियम बने, हमने आपको सब विस्तार से
बता दिया है और उसके विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं वो हमने आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जो आपके क्वेश्चन थे, वो हमने इस प्रकार से 10 क्वेश्चन, हाँ 10 ही हैं, 10 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। आशा है कि आपको पसंद आए होंगे। तो एक बार आप हमको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा जो ये पहला वीडियो था इनकम टैक्स का आपको कैसा लगा। और एक बार पुनः आपसे मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार प्रतिदिन मैं आपको इनकम टैक्स की हर चैप्टर की एक वीडियो इसी प्रकार के बिना करके पहले मैं बताऊँगा कि इस चैप्टर में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्या प्रावधान है, इसकी थ्योरी क्या है। इसके बाद मैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी प्रकार आपसे डिस्कस करूँगा और इस प्रकार से उस वीडियो को बना करके मैं प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में जो आपके मित्र हैं उनमें इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी के पास ये पहुंच जाए और लोगों को मालूम हो कि इस प्रकार की क्लासें चल रही हैं, तो जो आपकी आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें आपको कुछ हेल्प मिल सके और हमारे जो अन्य छात्र हैं उनका भी हित हो सके। तो एक बार पुनः आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर लीजिए। लाइक और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद।